हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज पर्ट के इस सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे उस न्यूमेरिकल के बचे हुए दो हिस्सों को जिनको हमने पहले पार्ट में कवर नहीं किया था। तो जैसा आपको पता होगा, कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम हम कंप्लीट कर चुके थे अपने पहले लेक्चर में। फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, ये हमने निकाल लिया था मीन ड्यूरेशन, और ये वेरिएंस निकाल लिया था किस फॉर्मूले की मदद से, वो हमने आपको पहले बता दिया। वो फॉर्मूले थे ये है मीन ड्यूरेशन या एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन का, और ये है आपका वेरिएंस का फार्मूला। तो इन फार्मूलों की मदद से हमने ये मीन ड्यूरेशन और वेरिएंस निकाल लिया। अब आता है इसमें क्रिटिकल पाथ और एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालना। तो एक्सपेक्टेड वो क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ के लिए वही LST EST की हम बात करेंगे। तो जैसा कि ये डायग्राम हमने ऑलरेडी पहले बना रखा है, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। इसमें आप जानते हैं बॉक्स जो बनता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, इसको स्क्वायर दो पार्टों में बांट दिया जाता है। ऊपर वाला पार्ट लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, नीचे वाला पार्ट अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कहलाता है। तो जब ये ऊपर L वाला है, नीचे E वाला है, और जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये 0 से अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम 0। अब सबसे पहले नीचे जो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब ये कैसे चलेगा? फॉरवर्ड, आगे की ओर, और ये कैसे चलेगा? बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये चलेगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये चलेगा फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। जे का मतलब हमने आपको क्लियर कर रखा था, आई ये है, जे ये है, आई ये है, जे ये, और ये हमने 6 2 3 3 4 6 ये कहां से लिख दिए? वो एक्चुअली जो मीन आई है आपकी वैल्यू, मीन ड्यूरेशन निकला, इन्हीं को हमने यहाँ पर पुट ऑन किया है। तो ये कोई नए नंबर्स नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं दिए थे, लेकिन हमने हर एक एक्टिविटी के लिए हमने मीन को निकाला। यही मीन ड्यूरेशन ही वो ड्यूरेशन है जो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे ये, एक बार फिर से इसको जानते हैं कि कैसे ये सॉल्व किया जाए। तो देखिए ये 0 है, यहाँ 0 लिखेंगे, ESI है 0, और DIJ उस पर ड्यूरेशन ऐड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक ही एरो है तो ये मैक्सिमाइज का कोई इश्यू यहाँ नहीं बनता। ये इश्यू तब बनता है जब दो एरो आके मिलते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर दो एरो बन रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू लिखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। यहाँ ऐसा कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर हमें एरो बनाना होगा। यहाँ पर ऐसा कोई इश्यू नहीं है। एरो को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि एरो मीन्स एक्टिविटी। तो आइए, तो ESI 0 + 6, ये का 6 हो जाएगा। 0 + 3, यहाँ देखिए +3 है, ये आपका 3 हो जाएगा। और 0 + 4, तो ये आपका, ये देखिए 4 है तो ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ चलें, ये देखिए आगे एरो बना हुआ है, 6 + 2, सिंगल एरो है इसलिए 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिक्कत है। अब ये मत करिएगा कि हम इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएं, क्योंकि हमें उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में नंबर लिखे 1 2 के लिए ये, फिर 3 पे आना है, फिर 4 पे आना है, फिर आपको 5 पे जाना है, फिर 6 पे, फिर 7 पे, इस तरह से मूव करना है। तो 3 के लिए वैल्यू तो हमने लिख दी, लेकिन 6 पर देखिए दो एरो बनने, और यहाँ पर दो एरो बनने तो दो वैल्यूज होंगी, एक तो 3 + 3 6, और एक 4 + 5 9। कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है? 9। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 9। बात समझ में आ गई होगी ये 9 क्यों लिखा गया है? क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों को ऐड करना है। देखिए इस जगह पर जे तो एक ही है लेकिन आई दो है। क्लियर हो रहा होगा? आई यहाँ पर ESI की दो वैल्यूज है, एक 3 है एक 4। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगी 3 + 3 दैट इज 6, 5 + 4 दैट इज 9। तो हम यहाँ 9 को ले लेंगे, विच वन इज मैक्सिमम। अब 9 6 के बाद 7 आता है, तो यहाँ पे भी देखिए दो एरो बने हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें वही चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो 9 + 5 14, और यहाँ पर 4 + 3 7। तो 4 + 3 नहीं लेंगे हम, 9 + 5 14 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, वो हमने ये लिख दिया। अब इसके आगे बढ़ते, अब देखिए यहाँ पर दो एरो यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम है। तो 8 + 5, 8 और 5 13 होते हैं,
और 14 और 3 17 होते हैं, तो 17 मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 17। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कई बार वीडियो देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक शिकायत है आप लोगों की कि बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, अब आप मुझे रोक भी सकते हैं। चलिए, ये 8 हो गया। 17, अब हमारा पहला EST का काम कंप्लीट हो गया। अब बैकवर्ड, बैक के साइड में चलेंगे, तो बैक के साइड में 17 से खत्म हुआ, 17 से ही लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम स्टार्ट होगा। अब इसको 8 से किधर की ओर चलेंगे, 7 की ओर। 8 से 7 सिंगल एरो है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 में 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 14, तो हमें यहाँ पर 14 लिख देना है। हम यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला लगा रहे हैं LCI का, इसके लिए ऊपर है ना LCT लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, तो उसके लिए ये फॉर्मूला, इनमें मिनिमम, लेकिन यहाँ मिनिमम जरूरी नहीं थी, क्यों, सिंगल एरो था। अब 7 हो गया, 7 6, यहाँ हम देखेंगे तो इसमें ये देखिए ये सिंगल ही 0 है, तो यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा 5 14, LCJ में से तो घटाएंगे ना, 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब ये हो गया आपका 7 6। अब कहाँ चलेंगे, 6 और 6 5 का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन ये एरो देखिए किधर जुड़ा हुआ है, इधर। अब यहां पर ये वैल्यू निकालने के लिए हमें ये ध्यान रखना है इन दोनों में, अब देखिए यहां पर J जो हो गए वो 2 हो गए हैं और I आपका एक ही है। देखिए I ये है, J यहां पर 2 है, तो J से हमें कहां पहुंचना है, I पर, इस जगह पहुंचना है। तो हम यहां देखेंगे कौन सी वैल्यू मिनिमम होगी, तो 9 माइनस 5 4 और 14 माइनस 3 11, तो हमारे लिए मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 9 माइनस 5 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। यहाँ देखिए यहाँ कोई इश्यू ऐसा नहीं बन रहा है, तो 9 माइनस 3 गिव्स 6, हम यहाँ पर सिंपली 6 लिख देंगे। आइए ऊपर भी देख लेते हैं। 17 माइनस 5, जब 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। 17 माइनस 5 गिव्स 15, 17 माइनस 5 गिव्स 12, तो हम यहाँ सिंगल एरो इसलिए यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात है, सिंगल एरो है, 12 माइनस 2 गिव्स 10, और यहाँ हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आप गौर से, इसके लिए यहाँ पर पहुंचने के लिए 3, मतलब J आपके यहाँ पर कितने हैं 3 और I है 1। अब इन J जो जितने J हैं उन सबको हम ड्यूरेशन के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कौन सी वैल्यू, तो इस तरह से याद रखा करो, मैक्सिमम जब ऐड होगा तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा में सबसे ज्यादा, घटाएंगे तो मिनिमम होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिनिमम होगा, मिनिमम में सबसे कम, सबसे मिनिमम, इस तरह से याद रखिए। तो यहां पर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें, 6 माइनस 6 0, ओके, 6 माइनस 3 3, ओके, 4 माइनस 4 0, तो 2 बार 0 आ रहा है, और 3 0 3 में कौन सा मिनिमम है 0, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। और ये पहले से क्लियर होता है कि यहाँ पर 0 आना चाहिए और यहाँ ये नंबर से। तो हमारा ये जो पार्ट था क्रिटिकल, ये एक्सपेक्टेड, अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसका कुछ हिस्सा पार्ट खत्म हुआ, अब क्रिटिकल पाथ हमें यहाँ निकालना है। क्रिटिकल पाथ की एक कंडीशन होती है, वो ये है ESJ ESI, ये यहाँ लिख देते हैं ESJ ठीक है, ESJ और ESJ माइनस ESI इज इक्वल टू LCJ माइनस LCI इज इक्वल टू DIJ। ये फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे तब हम इसे समझ पाएंगे। तो 3 कंडीशंस होती हैं। देखिए आई का मतलब हमें इनिशियल एक्टिविटी पर ही दोनों को इक्वल देखना है। जैसे वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जहां पर ये दोनों सेम है, देखिए हम इस तरह से इसको रख लेते, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है, बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन हम यहाँ ये दोनों सेम है तो यहाँ तो नहीं जाएंगे, हम यहाँ भी नहीं जाएंगे, यहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली 2 कंडीशन तो यहीं फुलफिल दिख रही है, तीसरी कंडीशन अपने आप फुलफिल होगी, क्योंकि 4 माइनस 0, 4 माइनस, इसको इसके साथ घटाइए, इसको इनिशियल वाले के साथ घटाइए। क्यों? क्योंकि ESI LCI और ऊपर ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, और फिर इसका इसके साथ सब्ट्रैक्शन और इसका इसके साथ सब्ट्रैक्शन
कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन के बराबर, तो वो ड्यूरेशन के बराबर। तो सबसे पहला जो आपका क्रिटिकल पाथ बना वो ये। फिर इसके आगे आप देखिए ये इक्वल है, ये इक्वल। अब हम किधर की ओर मूव करेंगे, ये तो श्योर है कि आइदर वी गो दिस वे और दिस वे, लेकिन विच वे, किस रास्ते में जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये दोनों तो कंडीशन फुलफिल हो गई, इसके लिए भी इसके लिए भी। क्यों, क्योंकि ई एस आई एल सी आई यहाँ ही बराबर, यहाँ ही बराबर। लेकिन क्या देखते हैं, थर्ड इक्वेशन फुलफिल हो रही है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। 9 - 4 गिव्स 5, लेकिन 14 - 4 गिव्स 10, और यहाँ है 3। इसका मतलब हमारा जो क्रिटिकल पाथ होगा वो ये जाएगा, ये हो गया आपका। क्यों, ड्यूरेशन के इक्वल होना चाहिए डी आई जे के। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। देखिए ये है तो इस सिंगल ही बनना है, तो निस्संदेह यही होगा। फिर भी लेट्स वी चेक इट। 14 इक्वल 9 इक्वल, 14 - 9 गिव्स 5, तो इसका मतलब ये हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इधर की ओर देखते हैं। ये भी क्लियरली होगा क्योंकि इसके अलावा कोई दोनों वैल्यूज सेम है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ड्यूरेशन आ जाएगा 17 - 14 गिव्स 3, तो ये आपका बन गया। तो इस तरह से ये क्रिटिकल पाथ, इट इज द लॉन्गेस्ट रूट। तो क्रिटिकल पाथ अगर हम यहां लिखें तो कैसे लिखेंगे, क्रिटिकल पाथ फ्रॉम डायग्राम। देखिए 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8। तो इस ये आपका 1, 4, 6, 7 और 8। 1 और 4 में पहली कौन सी एक्टिविटी है, वो है सी। 4 to 6 में वो एक्टिविटी है एफ, एच और फिर जे। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल पाथ 1, 4, 6, 7, 8। अब क्रिटिकल टाइम कितना होगा, अगर हम क्रिटिकल टाइम की बात करें तो वो कितना लिखेंगे, तो इनको आप जोड़ देंगे। 4, भाई सी एक्टिविटी का कितना टाइम था 4, एफ एक्टिविटी का कितना है 5, और एच एक्टिविटी का कितना है 5, और जी एक्टिविटी का कितना है 3। तो देखिए 5, 5, 10, 3, 13, 4, 17, तो ये आपका 17 वीक्स आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा पार्ट, जो तीसरा पार्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, क्रिटिकल टाइम ही क्या कहलाएगा यहाँ पर, एक्सपेक्टेड। क्रिटिकल पाथ ये हो गया एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ये हो गया आपका। इसको हम क्रिटिकल टाइम भी बोलेंगे, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, दैट इज 17 वीक्स। 17 वीक्स में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा समय। अब देखिए ये एक्सपेक्टेड टाइम है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज नहीं होती। मैंने पहले आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी में हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं, और वो एस्टिमेटेड वैल्यू एक डेडलाइन होती है, कि एक एक्सपेक्टेड डेडलाइन होती है कि वहां तक ही आपको समय लेना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा समय होगा तो यकीनन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अब आपका आता है find the probability of completing the project on or before 22 weeks। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।